हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 49 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका समाज विज्ञान है, इतिहास की बुक से। डेट है जिसकी 22 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस में राजशाही को उखाड़ फेंकने की मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। अब समझ आ गया रूसी क्रांति किसे कहा जाता है। जो 1917 में राजशाही जो था वो हट गया और जो 1917 में रूस में जो वो उखाड़ फेंक दिया बात, इसी घटनाक्रम को हम रूसी क्रांति कहते हैं। अब रूसी क्रांति से पहले क्या था, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से भी रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और गौतम भी शामिल थे। रूसी सम्राट और जॉन निकोलस द्वितीय निरंकुश शासक थी। मध्यवर्ग उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। रूस में राजनीतिक दल भी अवैध थे। अब इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी। लगभग 85% जनसंख्या ही आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहती थी। केवल बड़े किसान के पास अपनी ज़मीनें होती थी। विशाल संपत्तियों पर समानता राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्चा का कब्जा था। साधारणतः किसानों और ज़मींदारों के बीच संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे। किसान लगान ना चुकाने और भूमि के स्वामित्व के लिए विरोध भी जो विद्रोह है, लड़ाई भी कर चुके थे। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की उपज ही हो पाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ लौह इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा, यानी जो आयरन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ने लगा। मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय होने लगी, कमज़ोर होने लगी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे, जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव को लौट जाते थे। यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी ज़मीनों को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते हैं। सामूहिक खेती क्या करते हैं। इस सामूहिकरण की भावना के चलते चलते ये समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और वह एक समाजवादी संसद ने शासन चाहते थे। अब रूस में समाजवाद। 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्से मोल्शेविक अल्पमत और बोल्शेविक बहुमत में विभाजित हो गई, यानी अल्पमत और बहुमत में वो विभाजित हो गई। आप ये नाम भी याद रखेंगे। अब जो बोल्शेविक का नेतृत्व लेकिन कर रहा था, जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं ले सकते। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, इन स्थितियों में समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने की मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की इसी घटना को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक स्थिति। लगभग 85% जनसंख्या जो थी वो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर। केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीनें थी। विशाल संपत्तियों पर समानतों राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। साधारणतः किसानों और ज़मींदारों के बीच संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे। किसान लगान ना चुकाने एवं भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे
और अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल ही उपजाऊ हो पाती थी। और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ लौह इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ा। मजदूरों को का स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकांश मजदूर गांव से जुड़े थे जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव लौट आते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रूसी लोकतांत्रिक पार्टी में विभाजन क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों में बटी थी, एक अल्पमत और एक बहुमत, यानी एक मांशविक और एक बोल्शविक। बोल्शविक का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन के हिस्सा नहीं हो सकते। चौथा प्रश्न है, रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति के पहले से ही बहुत गहरी थी, व्याख्या कीजिए। तो आप देखिए, यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी ज़मीनों को अपने कम्यून को सौंप देते थे, यानी मीर को सौंप देते थे। सामूहिक खेती किया करते थे। इस सामूहिकरण की भावना के चलते ये समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और वह एक सामाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल के नेम पे ही हमारा यूज़र नेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।